ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। जिस जगह को आप सड़क समझ बैठे, असल में वो गड्ढा या नाला हो सकती है। हैदराबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। और नतीजा ये हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत इस खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पीछे से उस तरफ। अरे इसको पकड़ा, फंसाओ ना उसको, इसको बचाओ जी। ये डिलीवरी बॉय गले तक नाले में डूबा हुआ था और इसी नाले में इसकी बाइक गिरी हुई थी, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ ऐसा बाहर आना चाहिए। टायर में लगा दो, पीछे टायर में डाल के ऊपर से निकालो। ऐसा डालो, ऐसा टायर में निकाल के ऊपर डाल दो। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकल आई और ये डिलीवरी बॉय भी बाहर निकल गया। ये वीडियो एलबी नगर का बताया जा रहा है। इस घटना में डिलीवरी बॉय की बाइक तो खराब हुई, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जगह जगह इसी तरह के खुले नाले हैं, लेकिन फिर भी साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता। हरियाणा में चेन स्नैचर के हौसले बुलंद हैं, जहां के जींद में एक वीडियो सामने आया जिसमें स्नैचर बेखौफ अंदाज में महिला के गले से चेन स्नैचिंग करता हुआ दिखाई दिया। देखिए कैसे चेन छीनी और चोर फरार हो गया। जिस महिला के गले से स्नैचर ने सोने की चेन छीनी, वो बीजेपी नेता की पत्नी है। महिला के पति बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं। सीसीटीवी में मॉडल टाउन पार्क के पास काला सूट पहने महिला पैदल जाती दिखी। इनमें से एक स्नैचर स्कूटी से उतरा और उसने महिला का पीछा किया और मौका देखते ही महिला की चेन छीनी और फरार हो गया। महिला इन चोरों के पीछे भागी थी, लेकिन पकड़ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्राहकों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका गवाही देता एक वीडियो सामने आया। कानपुर के ढाबे पर खाने के दौरान ग्राहक की रोटी में छिपकली निकली, जिसके बाद ग्राहक को उल्टियां होने लगी। तब ग्राहक ढाबे के संचालक से शिकायत करने पहुंचा। यही वाली है। हाँ, यही वाली है। ये क्या छिपकली? ये आप ये आप देखिए, हाथ लगाइए ना इसमें। ये देखो पहले आप, ये देखिए छिपकली का पूरा बच्चा, छोटी मोटी। मामला जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का है, जहां रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ छिपकली भी तंदूर में सेक दी और देखा तक नहीं। ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ जो हुआ वो तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई। यहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की की जान बचाई। लड़की बेहोश हुई तो तुरंत ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने मोर्चा संभाला और सीपीआर देना शुरू किया। एक बड़ी बहन की तरह मूंगफली और केला बेचने वाली लड़की की इस पुलिसकर्मी ने जिंदगी बचा ली, क्योंकि काफी देर तक सीपीआर देने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सुकून देने वाली है। लड़की पूरी तरह ठीक हो गई और कुर्सी में बैठकर उसने ट्रैफिक थाना प्रभारी से बातचीत की। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई महिला खाकी वर्दी की तारीफ कर रहा है। बिहार में कुत्ते के बाद अब बिल्ली ने भी आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। इससे पहले सोनालिका ट्रैक्टर, बाइक और ईयरफोन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम से भी आवेदन किया जा चुका है। इस ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की तस्वीर की जगह बिल्ली की तस्वीर लगी है। आवेदक के नाम की जगह कैट कुमार लिखा गया है। इस बिल्ली ने खुद को पुरुष की श्रेणी में रखा है और पिता का नाम कैटी बॉस बताया है। इसी तरह मां के नाम की जगह कटिया देवी लिखा गया है। आवेदन में ईमेल एड्रेस की जगह आशुतोष कुमार सोनी का नाम लिखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शैतान बिल्ली को पकड़ने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आवेदन रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल में दिया गया है। बिल्ली ने खुद को नासरीगंज प्रखंड का निवासी बताया है और अपना गाँव अतिमीगंज दर्ज कराया है। आवेदन के उद्देश्य की जगह स्टडी लिखा है, यानी ये शैतान बिल्ला पढ़ाई पूरी करने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवा रहा है। हालांकि अधिकारियों की इस आवेदन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। कानपुर में किन्नर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किन्नर को किसने मारा, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है।
मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली काजल किन्नर पिछले कई दिनों से कानपुर में किराए के मकान में रहती थी। काजल किन्नर के साथ उसका 12 साल का भाई भी रहता था। 4 दिन से उसके परिजन लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन जब फोन पर बात नहीं हो पाई तो वो सीधे किराए के कमरे पर पहुंच गए और जब मकान के बाहर पहुंचे तो घर से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो बेड के बॉक्स में किन्नर का शव पड़ा हुआ था। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि काजल किन्नर की गोलू और हेमराज नाम के 2 लड़कों से दोस्ती थी। स्थानीय लोगों को इन्हीं दोनों में से किसी एक पर हत्या का शक है। इंदौर में एक महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलवाया और फिर घर वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें महिला के अलावा उसका पिता, उसका देवर और उसकी बहन का लड़का भी शामिल है। इन सभी ने प्लानिंग के तहत संजय यादव नाम के शख्स को घर पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये जालौन का रहने वाला है और ये ट्रक ड्राइवर है जो मतलब संजय यादव, और वो महिला से मिलने आता था। तो महिला के जो पिता ने और उसके जो महिला के पति के छोटे भाई ने काफी मना किया, समझाया कि इसको मत मिला करो, लेकिन वो मिलने बार बार आता था। तो इस बात को लेकर के एक जो महिला के पिता ने उसको बुलवाया, महिला से फोन कराकर, और फिर उसके बाद उसको मुरूद गांव के पास खाली जगह में ले जाकर वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का कहना है कि संजय यादव ने उसका प्राइवेट वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के जरिए बार बार उसे ब्लैकमेल किया करता था। अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर इंदौर से कटनी जा रही थी। ट्रेन तो कटनी पहुंच गई, लेकिन अर्चना तिवारी जिस सीट पर बैठी थी वहां सिर्फ उसका बैग बचा। अब कई जिलों की पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि अर्चना तिवारी पीठ पर बैग टांग कर बाहर निकली थी। यहाँ से वो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन कटनी तक नहीं पहुंच पाई। अर्चना को रिसीव करने के लिए पूरा परिवार कटनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन उसकी सीट से सिर्फ बैग बरामद हुआ जिसमें राखी और मिठाई रखी थी। अर्चना तिवारी के रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी और गुरुवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सफर कर रही थी। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:15 बजे के बाद अर्चना का फोन स्विच ऑफ हो गया था। 27 साल की अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है और अब नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं, तो सरकार और प्रशासन भी पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़क रहा है। 5 अगस्त को जब बादल फटे तो धराली में करोड़ों के होटल बह गए, लेकिन आपदा पीड़ितों को इतना मुआवजा दिया जा रहा है जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। मुआवजे की राशि है मात्र 5,000 रुपए। हादसे के दूसरे दिन पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए गए तो लोग भड़क गए। लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया और चेक वापस कर दिए। पीड़ित परिवारों ने न सिर्फ 5,000 रुपए मुआवजे राशि देने का विरोध किया, बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। विरोध हुआ तो प्रशासन ने दलील दी कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि दी जानी है, लेकिन 5,000 रुपए अगले दिन इसलिए दिए गए ताकि खाने पीने का सामान और बर्तन खरीद सकें। हालांकि प्रशासन की दलीलों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। पीड़ित परिवारों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और ये आरोप लगाया कि जब सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं, तो वो चेक लेकर आखिर बैंक कैसे जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने तंज कसते हुए चेक को कागज का टुकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे। अब हम तो ये कह रहे हैं, हम तो है तो डिपेंड हम सरकार पे ही है। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपए दे। 5,000 रुपए के चेक देने का मामला सामने आया तो इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तो ये भद्दा मजाक था। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े जूते तक नहीं थे लोगों के पास। 5-5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल निर्माण करके क्या मैसेज कांग्रेस देना चाहती है। कांग्रेस सरकार को घेरती रही तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि ये फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है जो आपदा के वक्त दी जाती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई है और उसी आधार पर राहत पैकेज जारी किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में आज 5वें दिन भी सांसों की तलाश जारी रही। जिंदगी की आस में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। सेना के जवान वहां पहुंचे जहां यह आशंका है कि कुछ शव मलबे में दबे हो सकते हैं। शवों को मलबे के बीच ढूंढना आसान नहीं है। सेना के खोजी कुत्ते सूंघकर यह पता लगा रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई शव तो नहीं है।
सेना के जवान धराली में जनजीवन फिर से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए नदी नालों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं, तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर आसमान का चक्कर लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसा है। उत्तरकाशी का धराली 6 दिन पहले पर्यटकों से खचाखच भरा था। गंगोत्री धाम के लिए जो पर्यटक जाते थे वो धराली में जरूर रुकते थे, लेकिन 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली की सूरत को बिगाड़कर रख दिया है। धराली का माहौल इस समय बेहद डरावना है। इन सूनी गलियों में 5 अगस्त की सुबह तक पर्यटक चाय नाश्ते से लेकर दिन का लंच और रात का डिनर करते थे, लेकिन यहाँ दुकानदार अब इतना डर गए हैं कि सभी अपने होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद करके चले गए हैं। गलियां वीरान हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा का सीजन चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीजन के समय यहां सन्नाटा पसरा है। धराली में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनका हादसे के बाद से कोई सुराग नहीं लग रहा है। 11 मजदूर अकेले बिहार से हैं। बिहार के ठेकेदार बिहार से मजदूरों को लाकर उन्हें उत्तरकाशी में काम देते थे, लेकिन धराली में आपदा आई तो ये 11 मजदूर सैलाब में बह गए। हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ लापता बता रहे हैं। क्या आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हैं हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। बिहार के ठेकेदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके मजदूरों के शव ही उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन आरोप है कि अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। उत्तरकाशी में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हालात को पहले जैसे किया जाए, क्योंकि होटल और घर तो बह चुके हैं, लेकिन जब से आपदा आई है वहां पर बिजली नहीं है। हालांकि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा है। जहां जहां खंबे गिर गए वहां खंबे लगाए जा रहे हैं, जहां पुल बह गए वहां पुल बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। गंगनानी का पुल खुलने से गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। गंगनानी पुल से ये रास्ता धराली तक जाता है, लेकिन आगे की तरफ भी रास्ता खराब है। हालांकि पुल बन गया है तो अब सड़क बनाने वाली मशीनें आसानी से धराली पहुंच सकेंगी और जल्द ही धराली में सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा के भिवानी में हासी गेट के पास 2 बैग हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता, आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग रात करीब 2:30 बजे लगी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। दुकान के अंदर स्कूल बैग होने की वजह से आग तेजी से भड़की थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की 10 से 11 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब आग बुझी तब तक बैग हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बेरोजगारों को नौकरी लगवाने, कर्मचारियों का मनचाहे जगह पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी अधिकारी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति 12वीं पास है, लेकिन फर्जी आईएएस बनकर रौब झाड़ता था और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी लाल और नीली बत्ती कार से चलता था। लोगों को लगता था कि सचमुच बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पोल खोल दी और इसके पास से फर्जी आम लाइसेंस, 2 आईडी कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 2 मोहरें, लाल और नीली बत्ती और 50,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में 8 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर फर्जी सरकारी गाड़ी के साथ इसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना नाम जयप्रकाश पाठक और यूपी के प्रतापगढ़ का निवासी बताया है। यूपी में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके मन में सवाल उठेगा कि बिना मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस स्कूल के मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए, उसकी हालत आज भी खंडर जैसी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की हालत देखने से लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। लेकिन आरोप है कि सिंगरौली में ऐसे जर्जर स्कूलों को बनाने के लिए बिना टेंडर जारी किए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, लेकिन खंडर में तब्दील विद्यालय को बनाने में वो पैसा खर्च नहीं हुआ। फिनाइल गोलियां आती हैं
जो पता चला है मार्केट में जो 12 रुपए का मिलता है वो 1200 का खरीदी गई है। आरोप है कि भवन मरम्मत से जुड़ा पूरा घोटाला भोपाल की 3 फर्मों की मदद से किया गया। मैं इस बारे में उनसे सामान्य चर्चा किया तो वो कह रहे हैं कि हमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह ने इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर सुनीता दयाल एक महिला को डांट लगाती हुई दिखी। दरअसल मेयर सुनीता दयाल ने एक महिला को नाले में कूड़ा फेंकते पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला की क्लास लगा दी। गाड़ी आती है ना, आती है घर पे कूड़ा लेने, नहीं तू काम पे जाएगी तो बाहर रख के जाती है ना, बाहर रख के जाती है, बाहर नहीं रख के जाना चाहिए था तुम्हें। मेयर सुनीता दयाल ने दलील दी कि नाले में कूड़ा डालने से जल भराव की समस्या बनती है। फिर लोग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या करेगा नगर निगम के अधिकारी, क्या करेंगे? मैं तो ऐसी मेयर हूँ, सड़कों पे खड़ी हूँ, सुबह 6-7 बजे भी, 6:30 बजे भी। क्या मतलब है? तुम जाके गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह तुम आए और तुमने जो है नाली में कूड़ा डाल दिया। मेयर सुनीता दयाल काफी देर तक महिला को यूं ही डांट लगाती रही। वहीं महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की बताई गई हैं। पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र में नागपुर के अजनी स्टेशन से पुणे तक शुरू की गई। जिस वक्त पीएम मोदी ऑनलाइन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, उस वक्त नागपुर में शुभारंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। हरी झंडी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्रों के साथ सवारी भी की। बताया जा रहा कि अजनी पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 10 स्टॉपेज पर रुकेगी। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। ये ट्रेन उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच यात्रा बहुत आसान कर देगी, क्योंकि 881 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में तय होगी। अजनी पुणे वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच हैं। ट्रेन में 590 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चेयर कार का टिकट करीब 1500 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट करीब 3000 रुपए है। वंदे भारत ट्रेन से नौकरी करने वालों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नागपुर और पुणे महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं। इससे विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर ऐसी बात कही जो सरकारी दावे पर चोट करने वाली है। मोहन भागवत इंदौर में थे और यहां पर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुनाते हैं आपको। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर। कहा जाता है कि पानी और आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ देखने और जानने के बाद भी मुसीबत मोल ले लेते हैं। और ऐसी ही मुसीबत मोल ली बिजनौर के ग्रामीणों ने, जिन्होंने बहती नदी को कम आंकने की गलती कर दी। गए ये देखिए, सामने नदी लबालब भरी है, लेकिन थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में कितना बड़ा हादसा हो गया। गए ये लोग देख भी रहे थे कि बैलगाड़ी नहीं निकल पाएगी, लेकिन तब भी जबरन बैलगाड़ी को नदी में कुदा दिया और जैसे ही बैलगाड़ी को खींचते हुए बीच नदी में पहुंचे, बैलगाड़ी पलट गई। गए अगर ये लोग थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ते तो बैलगाड़ी नहीं पलटती, लेकिन लापरवाही के चक्कर में बैलगाड़ी पर सवार 5 लोगों की जान पर संकट आ गया।
वो तो किस्मत अच्छी थी कि हादसे के समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत इन्हें बहने से बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी पहाड़ों पर बिल्कुल मत जाइए। उत्तरकाशी में आई आपदा की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हो या फिर हिमाचल के, हालात लगभग एक जैसे ही सभी जगहों पर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में छोटे तो छोटे, बड़ी बड़ी चट्टानें भी ऐसे लुढ़क रही जैसे कोई खिलौना हो। ये भारी भरकम चट्टान कुल्लू के समेत सरपारा और धारा सरघा रोड पर गिरी और ये पत्थर तो आ गया। इस चट्टान का वजन कई टन होगा। सोचिए अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। और ये पत्थर तो आ गया। लैंडस्लाइड की ऐसी ही भयानक घटना कुल्लू की सैज घाटी के पास भी हुई, जहां तेज आवाज के साथ पहाड़ गिरना शुरू हुए तो लोगों की सांसें थम गईं। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। बोपन गांव को बहुत खतरा हुआ है, यहाँ से कृपया सावधान। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह बारिश का अलर्ट है। कभी भी मौसम खराब हो रहा है, इसलिए पहाड़ पर रहने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और अब बात हैदराबाद की करते हैं, जहां पर कुछ घंटे की बारिश के दौरान बादलों ने इतना पानी बरसा दिया कि सड़कों पर सुनामी आ गई। हैदराबाद में जगह जगह जल भराव हो गया और वहां पर इतना पानी भरा कि सड़क पर बैरिकेडिंग जो लगी थी वो भी बहने लगी। ये देखिए, बैरिकेडिंग बही और फिर कार से टकरा गई। पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी से लगाएं कि महिला का हाथ पकड़कर उसे रास्ता पार कराना पड़ा, तब वो रास्ता पार कर पाई। चाहे बाइक हो या लग्जरी कार, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस भी लहरों से टकरा नहीं सकी और बंद पड़ गई। कुछ देर की बारिश के बाद अंडरपास और सड़कों पर इतना पानी भर गया, सड़क पानी से भर गई और पार करने में पसीने छूट गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी का पानी यमुना किनारे बसे कई गांव में घुस गया है, कॉलोनी में भरने लगा है, लेकिन लोग यमुना के बढ़ते जलस्तर को भी हल्के में ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़क पर यमुना का पानी है, लेकिन लोग यहां पर सहूलियत बरतने की बजाय वहां पर बैठकर नहा रहे हैं, खेल रहे हैं और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक तरफ लोग मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने यमुना किनारे बसे गांव को खाली करने का निर्देश दिया है और लोगों से अपील की जा रही है कि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वो इन इलाकों को छोड़ दें। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान के लिए काल बने ऑपरेशन सिंदूर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का उदाहरण देकर समझाया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. Making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. थल सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए प्लान तैयार किया गया। 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed and where a lot of terrorists were killed. थल सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से खुली छूट थी। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ समंदर में भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भारत के 2 ऐसे युद्धपोत भी तैयार हो गए हैं जिन्हें देखकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माथे पर तिरंगे का मुकुट पहनकर उदयगिरी नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी तरह तैयार है हिमगिरी, जो दुश्मनों को जवाब देने के लिए अकेले ही काफी है। दरअसल 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में एक दिन में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे, जो अपने आप में इतिहास है। एक के बाद एक वॉरशिप के नौसेना में शामिल होने से नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। यूपी के वाराणसी में बुलडोजर गरजा। यहां गोलघर कचहरी चौराहे से पक्की बाजार तक 60 से ज्यादा दुकानों और मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत की गई। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले ही सभी को नोटिस जारी किया था। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन से पहले ही छतों से लोगों को नीचे उतारा। ये छत से नीचे उतरा, उतरिए नीचे, छत से उतरो बेटा, उतरिए। इसके बाद प्रशासन के पीले पंजे के चिन्हित दुकानों और मकानों पर प्रहार करना शुरू किया और फिर एक एक कर दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया। वहीं जिन दुकानों और मकानों को तोड़ा गया उन्हें प्रशासन की नोटिस के बाद पहले ही खाली कर दिया गया था। तो वहीं कई दुकानदार बुलडोजर एक्शन के दौरान अपना सामान उठाते दिखाई दिए।
हाँ सूचित किया गया था, हम लोग को किया था, हम लोग साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। एबीपी न्यूज को पीडब्ल्यूडी अधिकारी के सिंह ने बताया कि कचहरी चौराहे से पक्की बाजार तक सड़क चौड़ी करने के लिए 69 दुकानों और मकानों को चिन्हित किया गया था, जिसके लिए सभी दुकान और मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया गया है। यहाँ चस्पा भी कराया गया था और इन सभी लोगों को प्रॉपर मुआवजा दिया गया है भवन का। 2,58,00,000 रुपए बांटे गए हैं इनको। प्रशासन की ओर से हुई इस कार्रवाई का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कुल्लू में कई वजहों से सेबों की बिक्री नहीं हो रही और अगर किसी तरह सेब बिक रहे हैं तो फिर सही दाम नहीं मिल रहे। मजबूरन किसान सेब को नाले में फेंक रहे हैं। जिन सेबों के बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं वो सेब कुल्लू के इस इलाके में नालों में पड़े हुए हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक का दावा है कि ये आनी विधानसभा में केवल एक जगह की ही तस्वीर है। जो एचपीएमसी सेब खरीदता था अभी तक ये सेब खरीदा नहीं गया है। किसी सरकार के चहेते के पास ये यहाँ का टेंडर दिया है और मेरी पहले भी बात हुई थी, ये उन लोगों के पास दिया है जिनको भूख नहीं है। अगर भूख होती तो वो इस सेब को ले जाते और एचपीएमसी इसका जूस निकालती, कुछ और चीजें प्रोडक्ट निकालती। बाढ़ बारिश की वजह से इलाकों के कई रास्ते बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यात्रियों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब हिंडन सिविल टर्मिनल पर पटना जाने के लिए निर्धारित फ्लाइट आखिरी समय पर रद्द कर दी गई। ये हाल जो है ना, ये यहाँ एयर इंडिया का है, हिंडन एयरपोर्ट पे। जब पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा था तब गाजियाबाद से पटना जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री हताशा के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। ये हिंडन एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम हमने लिया और लास्ट हो गया हमारे लिए, इन सब भाइयों के लिए। तस्वीरें शनिवार सुबह की है जब दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को पटना के लिए उड़ान भरनी थी। यात्री पहले से ही बोर्डिंग कर चुके थे। 2 घंटे विमान में भी बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उड़ान रद्द कर दी गई। यात्री पहले विमान में और फिर टर्मिनल पर धरने पर बैठ गए। आरोपी की फ्लाइट रद्द होने की वजह पायलट का समय पर नहीं पहुंचना था, जबकि एयरलाइन ने कहा था कि ऑपरेशनल वजहों की वजह से फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। ओडिशा के क्योंझर में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और जाकर स्कूल के बरामदे में लेट गया। दरअसल टीचर इतने नशे में था कि उसे न अपना होश था और न ही पद की मर्यादा। जब स्कूल के बच्चों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें तक नहीं खुल पाईं। शराब का नशा इस कदर हावी था कि टीचर स्कूल के बरामदे में ही लेट गया। अंदर कक्षा 9 की क्लास चल रही थी। बाहर टीचर नशे में धुत होकर पड़ा हुआ था। सोचिए एक शिक्षा के मंदिर का नजारा है, जिसका छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक के इस आचरण ने स्कूल को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। ये मामला क्योंझर के भुलुडा डिंडापट हाई स्कूल का है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शिक्षक नशे में यहाँ पर पड़ा हुआ था और बच्चे उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।